एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं टॉपिक फोटोसिंथेसिस के, और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इससे पहले बताएं आप सब कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है, और क्या मेरी आवाज स्क्रीन सब ओके है? गुड इवनिंग कोमल जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? बता दें एक बार। फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फोटोसिंथेसिस की। गुड इवनिंग रिमशा, शालू जी, कैसे हैं आप सब? ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। गुड इवनिंग भूमिका। ओके ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, शुरू करें फिर। अच्छा पहले ये बताओ कि टॉपिक पढ़ लिया है या नहीं? टॉपिक तो पढ़ लिया होगा ना अब तक। अगर टॉपिक पढ़ लिया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आज आसानी रहेगी, चीजें आपको समझ आएंगी। नहीं, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ा है तो थोड़ी दिक्कत रहने वाली है। चलो स्टार्ट कर रही हूं मैं। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार पीडीएफ में दे चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार सारे सोल्व करा देती हूँ। करें शुरू जी? सारे एक बात हम सब करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटीन component is mobile in between PS2 and PS1? मैं सीधा एक्सप्लेन करती हुई जा रही हूं, आप भी अपना आंसर बताते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा प्रोटीन कंपोनेंट है जो कि PS2 और PS1 के बीच में मोबाइल है, यानी जो PS2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और P1 के पास पहुंचाता है। तो दोनों में मोबाइल कौन सा है आप सबको पता है? फटाफट बताएंगे कौन है? PS। प्लास्टोसाइनिन एक ऐसा मोबाइल कंपोनेंट है जो PS2 से इलेक्ट्रॉन लेकर PS1 के पास पहुंचाता है ना? अब इसमें आप कहें कि मैम जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उसके पास प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं फोटो सिस्टम 2 से, लेकिन क्वेश्चन देखो क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है कि फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 के पास, तो वो पीसी रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज ही हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो, DCMU इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस बाय अटैकिंग एट। DCMU ने कहा अटैक किया था? फोटो सिस्टम 2 पर अटैक किया था ना। DCMU इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस बाय अटैकिंग एट, किस पर अटैक करता है? फोटो सिस्टम 2 पर, है ना? पैराकोट पढ़ा था हमने, एट्राजाइन पढ़ा था, DCMU पढ़ा था, DBMI पढ़ा, DMI पढ़ा था, कई सारे है ना। इसमें आपका जो DCMU है वो फोटो सिस्टम 2 पर अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम PS2 आर एक्सेप्टेड बाय। जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट होते हैं वो कौन एक्सेप्ट करता है? फोटो सिस्टम 2 से वो आपका कौन करेगा बोलो? फोटो सिस्टम 2 से बात की है वो प्लास्टोक्विनोन होना चाहिए, है ना? यस और नो? या फियोफाइटिन होना चाहिए? बताएं क्या आंसर होगा? फियोफाइटिन होगा या फिर PQ होगा? फटाफट बताएंगे सारे।
प्लास्टोक्विनोन, देखो अगर ये बोलता कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है तो आपका आंसर होना चाहिए था थियोफाइटिन, बट ये कह रहा है कि फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट हुए हैं तो वो पी क्यू एक्सेप्ट करेगा, प्लास्टोक्विनोन। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक apparatus फॉर फोटोसिंथेसिस इज कोडेड बाय। जो एसेंशियल कंपोनेंट है आपके क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक apparatus के, वो कौन इनकोड करता है, कौन इनकोड करेगा? बताओ बताओ, क्या पढ़ के नहीं आए हो क्या? बोलो, पढ़ा नहीं है? देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट के कंपोनेंट हैं फोटोसिंथेटिक apparatus में, वो क्लोरोप्लास्ट और आपका जो न्यूक्लियर जीन है दोनों के द्वारा इनकोड किया जाता है। यानी कुछ जीन क्लोरोप्लास्ट के हैं और आपके कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि न्यूक्लियस के हैं, दोनों मिलकर के चीजें बनाते हैं जो पीएस में यूज की जाएंगी, है ना। डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया यानी DCMU इनहिबिट द फोटोसिंथेसिस एट विच स्टेप? किस स्टेप, कौन से स्टेप पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है? हमने पढ़ा था जब हमारे इलेक्ट्रॉन QA से QB के पास जाते हैं उस दौरान DCMU आकर चीजों को रोक देता है ना। द रोल ऑफ कैरियर प्रोटीन इन लाइट रिएक्शन इज, द रोल ऑफ कैरियर प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो लाइट रिएक्शन में एज अ काम कर रहे हैं एज अ कैरियर, तो वो किस तरीके से हेल्प करते हैं? टू ट्रांसफर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS टू PS1, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मेशन ऑफ ATP, ट्रांसफरिंग ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 टू PS2। तो जो कैरियर प्रोटीन है वो PS1 से PS2 तो बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ ATP भी नहीं करेंगे, पंपिंग ऑफ प्रोटीन टू ट्रांसफर द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS टू PS1। हाँ, ये हो सकता है कि वो क्या करते हैं, PS2 से PS1 तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाते हैं, है ना। हाँ, among the following which mineral play an important role in photolysis of water? पानी को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा आयन था? रिमेंबर, मैंगनीज। जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC हमने पढ़ा है वो किससे बना था? मैंगनीज से। तो आपका आंसर 4th हो जाएगा। विच आयन ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन आइसोलेटेड थाइलाकोइड? कहा है कि कौन से आयन का ग्रेडियंट बनता है? आपको पता ही है, कितना आसान क्वेश्चन है। H पॉजिटिव प्रोटॉन आयन का ग्रेडियंट बनता है जब लाइट रिएक्शन हो रही होती है ना। चलिए आगे। हाँ, ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर ही लिए थे थ्योरी के दौरान। एक बार ये देखिए, द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड मिथाइल वाइलोजेंस यानी पैराकोट इंटरफेयर फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो पैराकोट होता है वो फोटोसिंथेसिस को रोक देता है। कहां पर ये अटैक करेगा? जब ऑक्सीजन निकल रही होती है, इसमें कोई रोल नहीं है। डिसिपेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ऐसा भी नहीं करता है। इनहिबिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS टू PS1, नहीं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 पैराडॉक्सिन टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म द ROS, ये क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है। द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड दिस इंटरफेयर फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा, ये किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है? वो इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन से लेकर के मिक्स कर देते हैं O2 के साथ और ROS बना रहे थे, है ना। यही काम करते हैं आपके पैराकोट, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी आपको थ्योरी वाले पार्ट में। हाँ, ये बताएंगे, अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड टू इट्स एक्साइटेड स्टेट व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज। यानी जब एक फोटोन एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है।
तो वो जो फोटोन की एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए? मानो ये हमारा क्लोरोफिल है और ये फोटोन है, इन दोनों की एनर्जी मैच करेगी तभी तो एक्साइटेड होगा। मानो कि अपना जो क्लोरोफिल है उसको एक्साइट होने के लिए चाहिए ज्यादा एनर्जी, फोटोन के पास उतनी नहीं है तो वो एक्साइट कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो फोटोन के पास जो एनर्जी है वो क्लोरोफिल की जो एक्साइटेड स्टेट है उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, है ना, या फिर थोड़ा बहुत बराबर भी चल सकता है लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मोर देन द ग्राउंड स्टेट ऑफ पिगमेंटेड मॉलिक्यूल। देखो क्या होता है, हमें पता है कि अपना इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ ग्राउंड स्टेट में एनर्जी गेन करके वो चला जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो कहा है कि जो अपना फोटोन है मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ पिगमेंट, मान लो फोटोन का है कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये है एक्साइटेड स्टेट, कहा है कि ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होनी चाहिए। मान लो यहां तक है फिर भी नहीं एक्साइटेड होगा, तो ये तो नहीं है। इक्वल टू द पिगमेंट मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट, ये इसकी स्टेट है एक्साइटेड वाली, इसके बराबर है तो वो कर देगा। एक बार थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, हो सकता है इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिल जाए। मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट बट लेसर देन द एक्साइटेड स्टेट नहीं, इक्वल टू एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। कह रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, मतलब इनमें जितना एनर्जी गैप है इतना होना चाहिए। तो क्या लगता है बताओ? अच्छा फोकस भूल गई मैं, ओके। हाँ अभी ठीक है, ओके। हाँ बताएंगे। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या लगता है क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, हाँ ये भी अच्छा है क्योंकि देखो हमें नहीं पता किसका एक्साइटेड स्टेट कितना है, बस हमें ये याद रखना है कि दोनों का जो गैप है, दोनों का जितना भी गैप आया है उसके बराबर है तो वो उन्हें एक्साइट कर देगा। ठीक है जी, सो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फॉलोइंग आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 4 मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। आगे कहा है कि जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर हमारे फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं या कोई और कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन को लेकर के क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ अबाउट स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है ना, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछा है। तो देखो लिखा है फोटो सिस्टम 2 is located predominantly in the stack region of the thylakoid membrane। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो अनस्टैक रीजन है, जो अनस्टैक रीजन है यहाँ पर कौन थे अपने फोटो सिस्टम 1 एटीपी सिंथेज, फोटो सिस्टम 1 होता है और आपका एटीपी सिंथेज होता है, और जो स्टैक रीजन है स्टैक रीजन में फोटो सिस्टम 2 थे। फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ ऐसे ही कहा है कि फोटो सिस्टम 2 लोकेट होता है प्रीडोमिनेंटली स्टैक वाले रीजन में, सही बात है। एक मिनट रुकिए गाइस। हाँ जी, तो देखिए ये बात तो सही है। बी में लिखा है फोटो सिस्टम 1 जो है इज फाउंड इन द अनस्टैक रीजन
प्रोट्रूडिंग इनटू द स्ट्रोमा, ये भी सही बात है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इज कन्फाइंड टू स्ट्रोमा ओनली। जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है वो केवल स्ट्रोमा में होता है। एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड इन द अनस्टैक रीजन, जो प्रोट्रूड करता है स्ट्रोमा में, ये भी बात सही है। यानी ए, बी और डी हमारा सही है, बाकी सी स्टेटमेंट गलत दिया गया है। डन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लांट्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट in plants the energy of sunlight is first absorbed by the pigment present in their leaf cells, followed by the fixation of carbon through the photosynthesis. Consider the following statement. तो कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, बताना है कौन सी बात सही है। देखो लिखा है क्लोरोफिल ए एंड बी आर अबंडेंट इन ग्रीन प्लांट, चलो ठीक है। क्लोरोफिल सी एंड डी आर फाउंड इन सम प्रोटिस्टा एंड साइनोबैक्टीरिया। Out of different type of bacteriochlorophyll, type A is the most widely distributed, ठीक है हमने पढ़ा है। Out of the 3 type of bacteriochlorophyll, type B is most widely accepted, ये बात गलत है। हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया के अंदर जितने भी क्लोरोफिल मिलते हैं A सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, तो C स्टेटमेंट सही है, D अपना गलत दिया हुआ है और A B C हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे सभी। द क्वांटम यील्ड ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्रास्टिकली ड्रॉप इन फार रेड लाइट, दिस इफेक्ट इज नोन। फार रेड लाइट में जैसे ही हमने देखा था तो हमारा पीएस क्या हुआ था, ड्रॉप हो गया था। तो क्या आंसर लगता है, क्या होना चाहिए, फार रेड ड्रॉप होना चाहिए या रेड ड्रॉप होना चाहिए? तो नाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि फार रेड लाइट में ड्रॉप हुआ है, बट उसका नाम क्या था, रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप का मतलब है ड्रॉप आफ्टर रेड। ठीक है, डन, गुड। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये बताओ आप मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसमें, स्लाइड में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सब ट्राई करेंगे एक बार। ये पूरा फ्लो हमने पढ़ा था, तो ध्यान से देख करके मुझे बताएंगे क्या आंसर सही होना चाहिए। क्या लगता है, बोलो, बी, बी या सी? चलो देखते हैं। 680 से फियोफाइटिन से क्यूए से क्यूबी से पीसी नहीं। 680 से फियोफाइटिन से क्यूए से क्यूबी, देन साइटोक्रोम B6F, देन पीसी, देन 700, तो ये सही है। फिर P700 से कहां जाता है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन एंड FESX, FESA, FESB, FD। फाइलोक्विनोन तो नहीं होना चाहिए यहाँ, है ना? P700 सीधा फाइलोक्विनोन तो नहीं आया था ना? शायद इसमें कोई मिस प्रिंटिंग हुई है लिखने में, तो अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो 700 से FESX, FESA, B एंड देन FD, तो D सही होना चाहिए, है ना? अच्छा, ओके, ठीक है। ए नोट को फाइलोक्विनोन, चलो ठीक है, मैं इसके बारे में एक बार चेक करती हूँ, बाकी अगर ऐसा है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, डन। ये फाइलोक्विनोन क्या है, अपना ए नोट है।
ठीक है, फिर तो ये सीक्वेंस सही है ना, क्योंकि FeS X आता है, फिर A, फिर B आता है, ना कि ABX आता है। इस हिसाब से C और D हमारा सही है, यानी C ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर तो C सही होना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, देखते हैं। P680 साइटोक्रोम नहीं, 680 PC नहीं, 680 PQ, देन PC नहीं, 680 PQ साइटोक्रोम B6F PC, D इज द राइट आंसर। ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का लिखा है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कैरिड आउट बाय 4 मेजर प्रोटीन complexes: photosystem 1, photosystem 2, cytochrome B6F and ATP synthase. The following are certain statement on PS1. Which one of the following combination of the above statement is correct? कौन सी बात सही है, ये आपसे पूछा है। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, photosystem 1 reaction center and photosystem 2 reaction center are uniformly distributed in the granule lamellae and stromal lamellae. क्या ऐसा है, फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है? ऐसा तो नहीं है ना, हमने पढ़ा है फोटोसिस्टम 2 कहाँ है, जो ग्रेनल लेमिली है, और फोटोसिस्टम 1 जो आपका स्ट्रोमल लेमिली या जो अनस्टैक रीजन है। तो ये तो गलत होना चाहिए, बोलो, ये तो गलत हो गया ना। हाँ, द इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर द P700 of photosystem 1 is plastocyanin and electron acceptor of photosystem P700 is chlorophyll known as A node। तो ये तो सही होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन जो डोनर है P700 के लिए वो अपना प्लास्टोसाइनिन है, और जिसे ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या था, हमारा A नोड थे, फिर A1 था, है ना, FeSX है, फिर A है, फिर B है, फिर आपका FD है, लाइक दिस। तो क्लोरोफिल नॉन एज A नोड, ये बात तो सही है। फिर द कोर एंटीना एंड P700 आर बाउंड टू 2 की प्रोटीन PSAA PSAB, ये भी बात सही है। जो अपना फोटोसिस्टम 1 है उसमें 2 कोर प्रोटीन थे, कौन कौन से, PSA1, PSAA एंड PSAB। cyclic electron flow occur from the reducing side of photosystem 1 via plastoquinone and B6F complex. This support ATP synthesis but does not reduce the NADP positive. बताइए कौन कौन सी बात सही है इसमें, बताएं। ए तो बिल्कुल गलत है, और ए अगर गलत है तो हमारा सही आंसर तो BCD आ गया है। ठीक है, BCD इज द राइट आंसर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्लो से ही आया है, बताओ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फ्लो से ही आया है। चलो देखते हैं। इसमें पूछ रहा है सही, ठीक है, P680 PQA PQB साइटोक्रोम B6 फियोफाइटिन नहीं, P680 से फियोफाइटिन देन A देन B, हाँ ये सही है। और इसमें A नोट से A1 से FX, ये और ये B होना चाहिए, C एंड B, C एंड B यानी B इज द राइट आंसर। ठीक है, गुड इवनिंग स्मृति, गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए अबाउट दिस क्वेश्चन। DCMU के बारे में आ गया, अगेन DCMU के बारे में आया है। बताओ किस चीज को रोकता है,
बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल जनरलाइज करके दे दिया है। पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो P680 से P700 के पास जाएंगे उसको रोक देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड। एक मिनट रुकिए गाइस, बस 1 मिनट देंगे मुझे। हाँ जी, अभी ठीक है एक बार। ओके हाँ ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन मुझे बता रहे थे, बताओ उसके बारे में। आगे डीसीएमयू के बारे में बताया है और पूछा है कौन सी बात सही है, कौन नहीं गलत पूछी है, कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो गलत पूछा है ना, कहा है बोथ डीसीएमयू एंड पैराकोट ब्लॉक करते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन फोटो सिस्टम 2, गलत है। डीसीएमयू 2 में करता है, पैराकोट 1 में करता है, तो अपना ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बोथ डीसीएमयू एंड पैराकोट ब्लॉक करते हैं फोटो सिस्टम 1 में, गलत है। डीसीएमयू ब्लॉक करता है फोटो सिस्टम 1 में, पैराकोट 2 में, ये भी गलत है। डीसीएमयू ब्लॉक करता है 2 में और पैराकोट 1 में, ये बात सही है। हमसे ना गलत पूछा है, गलत पूछा है तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन and produced ATP and NADPH in this process. Following are certain statement regarding the ETC during the light reaction. कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P680 moves first to the quinone and then to the pheophytin, मतलब P680 से पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्विनोन के पास, देन फिर फियोफाइटिन, तो गलत हो जाएगा, पहले फियोफाइटिन देन फिर आपका जो है क्विनोन आता है, प्लास्टोक्विनोन। P700 कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टासाइनिन, जो आपका P700 है वो रिसीव कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, कहां से, प्लास्टासाइनिन से, बिल्कुल सही बात है। NADPH इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन, बिल्कुल सही है, लाइट रिएक्शन सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है NADPH की फॉर्मेशन। The hydrogen ion produced during the light reaction get concentrated in the thylakoid lumen, ये भी सही बात है, क्योंकि जो ग्रेडियंट बनता है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में होती है, स्ट्रोमा में कम हो जाती है, तो ये भी बात सही है, यानी ए सही, बी सी डी सही है, बी सी डी यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, डी सही है, बिल्कुल बात ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट refers to photosystem structure and function involved in light dependent reaction of photosynthesis. Which one of the following statement
ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत बताना है आपको, गलत कौन सा है। तो देखो पढ़ो पहले क्या लिखा है। फर्स्ट में लिखा है द एंटीना और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर। बिल्कुल सही बात है। बी में क्या लिखा है, बी यहां से शुरू हुआ है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम P680 एंड ट्रांसफर टू QA टू प्रोड्यूस अ सेमीक्विनॉन QB। ये भी सही है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है, P680 से रिलीज होकर के ट्रांसफर किया जाता है QA के पास, ताकि वो उसे QB को दे और QB सेमीक्विनॉन बन जाए। ये बात भी सही लग रही है। D1 अ प्रोटीन D1 a protein subunit of plant PS core complex is encoded by the PSBD। तो ये बात सही है क्या, नहीं ये गलत हो गई है। PSBA है जो D1 को कोड करता है और PSBD जो कि D2 को कोड कर रहा था। तो C गलत हो गया है और केवल C ही गलत है, तो आंसर तो D आना चाहिए, है ना। हाँ, गुड इवनिंग मुशरत। ये समझ गए हैं, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जो बताता है कि ओनली सी इनकरेक्ट है। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोफिल इज नॉट करेक्ट। क्लोरोफिल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, यानी गलत है। तो देखो क्या लिखा है, क्लोरोफिल ए हैज अ CH3 ग्रुप इन इट्स पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर, जबकि क्लोरोफिल बी के पास क्या होता है, CHO ग्रुप होता है उसकी पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर में। सही है, हमने पढ़ा है क्लोरोफिल ए में क्या होता है CH3 और क्लोरोफिल बी में क्या हो गया था, CHO हो गया था। ओनली क्लोरोफिल ए बट नॉट क्लोरोफिल बी हैज अ मैग्नीशियम कोऑर्डिनेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर। ये तो गलत है, चाहे ए हो चाहे बी हो, चाहे बैक्टीरिया वाला क्लोरोफिल हो, सबके बीच में क्या होता है, सबके बीच में तो मैग्नीशियम होता है। बट ये कहता है कि क्लोरोफिल ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो गलत हो गया। द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ क्लोरोफिल एंकर्स द इन द फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, अपने क्लोरोफिल को मेम्ब्रेन में रहना है तो उसके पास एक हाइड्रोकार्बन की टेल होती है जो इसे इम्बेड करती है मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये बात तो सही है, केवल सी गलत दिया गया है और सी ही आपका फिर सही हो जाएगा, है ना। ओके, आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द करेक्ट साइट ऑफ एक्शन ऑफ DBMIB। करेक्ट साइट कहां है जिस पर ये एक्शन करता है, एन इनहिबिटर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बताएंगे सभी, बोलो फटाफट, कहां पर अटैक करता है DBMIB। बोलो क्या लगता है, क्या सही होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। हमने पढ़ा था ना कि अपना जो साइटोक्रोम B6F है, इसके पास QO करके एक साइट होती है जिस पर हमारा प्लास्टोक्विनोन B आकर बाइंड करके इलेक्ट्रॉन देता है। यहीं पर अटैक करता है ये। तो मतलब जो PQ है प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के पास चीजें नहीं जाने देगा। C इज द राइट आंसर, है ना, C इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने थ्योरी पार्ट में कर लिया था। आगे देखो नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़कर आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या सही आंसर हो सकता है।
क्या लगता है? सभी ट्राई करेंगे एक बार? चलो ठीक है, देखते हैं क्या सही आंसर है। डी 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 ए। ओके, देखो, given below are certain statement regarding the light absorption by chlorophyll pigment molecule in green leaf। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? The absorption of a photon by a pigment molecule convert it from its lower state to the excited state। सही बात है। जैसे ही अपना कोई पिगमेंट फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर के अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ए तो सही है ना? ए सही है, तो अपना सी आंसर तो नहीं होगा। चलो देखो, इंटरनल कन्वर्जन और रिलैक्सेशन of pigment convert higher excited state to the lowest excited state with the concomitant loss of the energy as a heat। सही है। यहां था हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन, और ये है इसकी, ये ग्राउंड स्टेट है, और ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है ना? फिर जब देखता है कि यहां मैं सुटेबल नहीं हूं, कंफर्टेबल नहीं हूं, तो फिर वो वापस अपने स्टेट में आता है, और वापस आते हुए वो जितनी भी एनर्जी उसने गेन की थी उसको वो हीट की फॉर्म में रिलीज कर देता है। हीट या फिर जितनी भी इसमें एनर्जी थी वो रिलीज कर देता है। तभी तो हम देखते हैं कि जिस वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करता है और जिस वेवलेंथ की वो छोड़ता है, उनमें फर्क है दोनों में। यहां जो वेवलेंथ जितनी भी रही होगी, जब वो वापस छोड़ता है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। कारण ही ये क्योंकि एनर्जी कम हुई है। एनर्जी और वेवलेंथ दोनों क्या थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे ना? तो यहाँ जिस भी एनर्जी का लाइट उसने एब्जॉर्ब किया है, जब वो इमिट करता है तो एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो सही बात है। जब वो अपने आप को कन्वर्ट करता है, रिलैक्स करता है, कि अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से वो कहाँ आ गया है? लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। तो वहां पर एनर्जी का लॉस हो जाता है एज अ हीट की फॉर्म में। हाँ, तुम इसको फ्लोरेसेंस भी बोल सकते हो। फ्लोरेसेंस भी बोल सकते हो कि जब वो लाइट को इमिट करता है तो जिस भी वेवलेंथ की यहाँ लाइट निकलती है, फ्लोरेसेंस हो जाएगा वो। ठीक, तो बी तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। आप लोगों ने क्या बी सही किया है? लगभग का आंसर डी आया है। डी के हिसाब से तो आपने लोगों ने बी गलत किया है ना? चलो आगे देखते हैं। द लाइट री इमिटेड फ्रॉम द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज फ्लोरेसेंस। ठीक है। Red light absorption by chlorophyll molecule result into the higher excitation state relative to the blue light absorption। कह रहा है कि जो रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन है, अगर हमारे क्लोरोफिल ने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया है, रिजल्ट इनटू हायर एक्साइटेड स्टेट रिलेटिव टू द ब्लू लाइट एब्जॉर्प्शन। गलत है, क्योंकि देखो ब्लू लाइट पहले आती है, यानी कि इसके पास ज्यादा एनर्जी है। ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है, एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेड। तो अगर कोई भी क्लोरोफिल ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो वहां पर ज्यादा एक्साइटेड होगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू रेड। तो डी तो गलत होना चाहिए। आप लोगों ने डी सही किया हुआ है क्या? डी तो गलत है ना, क्योंकि रेड लाइट के पास एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्लू। तो अगर क्लोरोफिल ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ज्यादा एक्साइटेड होगा, क्योंकि ब्लू लाइट में ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू रेड। लेकिन इसमें क्या कहा है कि रेड लाइट एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजल्ट इनटू हायर एक्साइटेड स्टेट रिलेटिव टू द ब्लू लाइट एब्जॉर्प्शन। ये गलत हो जाएगा। डी अगर गलत है, डी अगर गलत है तो आप देख सकते हैं आपका सही आंसर आ गया है ए। ए इज द राइट आंसर। और केवल 2-3 बच्चों ने ही ए आंसर किया था, बाकी सब डी पर अटक गए थे।
समझ गए हो? बताओ एक बार, थम्स अप करेंगे। समझ गए हो ना, या फिर से बताऊं एक बार? समझ गए हो या फिर से बताना है? डन, ओके गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। Following statement were made with the assumption that the concentration of 3-phosphoglycerate, अब ये आपका आ गया है डार्क रिएक्शन के क्वेश्चन। अब ये आ गए हैं आपके डार्क रिएक्शन के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें C3 C4 सब आएगा। नहीं नहीं मुशरत नहीं, एक्साइटेड होना डिपेंड करता है किसके पास एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी की वजह से तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, ना कि वेवलेंथ की वजह से। और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये तीन चीजें होती हैं। एनर्जी है, वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है। तो देखो, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वो फ्रीक्वेंट है, जल्दी काम करेगा। और एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जिसके पास एनर्जी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। और एक्साइटेड कितना होगा वो डिपेंड करता है एनर्जी पर, ना कि वेवलेंथ पर। तो ब्लू लाइट की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, इसलिए अगर कोई क्लोरोफिल ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ज्यादा एक्साइटेड होगा एज कंपेयर टू रेड। ऑप्शन सी बताना है। स्मृति, क्या तुम क्या ये कह रही हो? किसका आंसर दिया तुमने? समझ गए हैं? ठीक है, चलो ठीक है। सी समझाना है प्रीवियस का, तुम ये कह रही हो। द लाइट रीमिट फ्रॉम द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज फ्लोरेसेंस। देखो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो बेसिकली वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हो जाता है एक्साइटेड। जब वो वापस आता है ना, तो वो उस एनर्जी को जो उसने एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड हुआ था, जैसे वो यहाँ आता है तो वो महसूस करता है कि मैं यहाँ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जाना है। तो कंडीशन ये है कि जितनी एनर्जी तुमने गेन की थी ना, उस एनर्जी को तुम बाहर निकालो। बट बट वो एग्जैक्टली एनर्जी तो बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब की थी, उसको यूज करके वो ऊपर तक गया था। तो अब जब वो नीचे आएगा तो वो सेम एनर्जी की लाइट को इमिट नहीं करता है, एनर्जी कुछ कम हो जाती है। और जब वो वापस आता है, जो भी वो इमिट करता है उसी को आप फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं, उसे ही आप फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो ये बात सही है, वो हीट की फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। तो इसलिए ये बात भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि बी का ही कॉन्टिन्यूएशन सी में आपको दिया गया है। चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन पर हम बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड विद द एजम्पशन दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3-phosphoglycerate is high inside the chloroplast of an actively photosynthesizing leaf। एक ऐसी पत्ती है जो लगातार पीएस कर रही है और उसके क्लोरोप्लास्ट में 3-phosphoglycerate का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है। तो वो अब क्या करेगा, आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो किसी भी लीप में अगर 3-phosphoglycerate बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, देखो, देयर विल बी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट इन द क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही है, हमें पता है ना कि जब हमारा CO2 प्लस RuBp
CO2 प्लस RuBP आपस में कनेक्ट होकर बनाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर रिडक्शन होकर के जिसमें 2 स्टेप आते हैं, एक पे इसमें फॉस्फेट लगता है, दूसरे में रिडक्शन होता है, तो ये 3PG कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, 3PGL बोल सकते हैं आप। और एक और बात, आप इसको 3PGL ना बोल करके अगर आप इसे बोले ट्रायोस फॉस्फेट तो ज्यादा अच्छा रहता है। ट्रायोस फॉस्फेट, एक क्वेश्चन बना है इस चीज पर ही कि रिडक्शन के बाद जो आपको मिलता है वो क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है या ट्रायोस फॉस्फेट है। तो सही आंसर है ट्रायोस फॉस्फेट, क्योंकि ट्रायोस फॉस्फेट से मतलब है कि 3 कार्बन की शुगर है उस पर फॉस्फेट लगा है। वो जरूरी नहीं है कि 3PGAL ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है। इसीलिए इसका सही आप याद रखेंगे कि रिडक्शन के बाद जो आपको मिलता है वो ट्रायोस फॉस्फेट है। इस क्वेश्चन में भी देखो ऐसे ही लिखा है कि जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट हाई हो जाता है इनसाइड तो वहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ट्रायोस फॉस्फेट का। सही बात है ना? हाँ बिल्कुल सही है कि 3PG अगर ज्यादा हो गया है और वहां लगातार PS हो रहा है तो ऑफ कोर्स कुछ समय के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, है ना? तो आपका सही आंसर ये तो जो है सही बात है। The activity of ADP glucose phosphorylase will be inhibited। जो ADP ग्लूकोज फोस्फोराइलेज है इसकी जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाएंगी, गलत है। समझना कैसे, देखो द कार्बन फ्लो विल बी डाइवर्टेड टू फॉर्म सुक्रोज टू स्टार्च। अब दो बातें हैं, हमें पता है कि अपना जो ट्रायोस फॉस्फेट है उसके 2 फेट होते हैं, या तो वो जाएगा स्टार्च बनाएगा, मतलब यहीं पर रहेगा क्लोरोप्लास्ट में और स्टार्च बना लेगा, या फिर उसे भेज दिया जाएगा साइटोसोल में और ये सुक्रोज बनाएगा। क्या बनाएगा? सुक्रोज बनाएगा। ठीक है, स्टार्च बनाने के लिए बताओ एडीपी ग्लूकोज लगेगा या यूडीपी ग्लूकोज लगेगा? एडीपी ग्लूकोज स्टार्च बनाएगा या यूडीपी? कोमल ने जवाब दे ही दिया है, चलो ठीक है क्वेश्चन नहीं पूछते हैं फिर। अब स्टार्च बनाने के लिए हमें एडीपी ग्लूकोज चाहिए होता है, जबकि सुक्रोज बनाने के लिए हमें यूडीपी ग्लूकोज चाहिए होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे एक बात, अगर ट्रायोस फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसे स्टार्च में कन्वर्ट किया जाएगा, ना कि सुक्रोज में। समझना कारण क्या है, अगर ये ज्यादा है तो पहले ही सुक्रोज बना करके सबके पास भेज दी गई है। अब बारी आती है कि अगर ये ज्यादा है तो स्टार्च बनेगा या सुक्रोज। अब आप खुद देखो, सुक्रोज बनाने के लिए केवल 2 मोल यूज होंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज, बट हमारे पास तो बहुत ज्यादा है ना ये, तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सके। स्टार्च एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, तो यहाँ पर स्टार्च को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। अगर क्लोरोप्लास्ट में ये ज्यादा हो गया है तो चीजें स्टार्च बनाएंगी, ना कि सुक्रोज। ठीक है, ओ भाई guys give me 1 minute, 1 sec।
जी। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि ट्रायोस फोस्फेट अगर ज्यादा हो जाती है तो वो स्टार्च में कन्वर्ट होना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू सुक्रोज। ठीक है, तो एडीपी ग्लूकोज फोस्फोराइलेज की एक्टिविटी इनहिबिट नहीं होगी बल्कि वो बढ़ेगी, क्योंकि ये एंजाइम कब एक्टिव होता है? जब स्टार्च बनता है, हमें तो स्टार्च ही बनाना है यहाँ पर। तो द कार्बन फ्लो विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम सुक्रोज टू स्टार्च, तो सही है। स्टार्च सिंथेसिस विल बी इनहिबिटेड एंड कार्बन फ्लो विल बी मोर टुवर्ड द सुक्रोज, नहीं। ए और सी सही है, यानी आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। हाँ बिल्कुल, देखो अगर ये कहता कि साइटोसोल में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पर भी अगर हम बात करें कि अगर ये मूव कर सकता है तो फिर तो हम इसको ले जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर ये साइटोसोल में ज्यादा है तो प्रेफरेंस मिलेगी कि वहां सुक्रोज ज्यादा बने, क्योंकि साइटोसोल में चीजें रहेंगी और वहीं पर कन्वर्ट कर दी जाएंगी। जैसे यहाँ हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसे बाहर भेजेंगे फिर सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, इससे अच्छा है हम यहीं पर स्टार्च की फॉर्म में से कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी, चलो आगे देखो। विच प्रोटीन सब यूनिट ऑफ रुबिस्को इज कोडेड बाय द क्लोरोप्लास्ट जीन? रुबिस्को की कौन सी साइट, रुबिस्को की कौन सी साइट है जो क्लोरोप्लास्ट में फॉर्म होती है? पढ़ा था ना हमने, रुबिस्को के पास 8 तो होती है लार्ज, 8 होती है स्मॉल। लार्ज वाली इनकोड होती है बाय बाय क्लोरोप्लास्ट, है ना, बाय क्लोरोप्लास्ट, और स्मॉल वाली बाय न्यूक्लियस। तो पूछा है, हाँ लार्ज आ जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन द फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है? राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट, RUBP। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को जनरेट, अगर रुबिस्को अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में आ गया है तो वो क्या जनरेट करता है, क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, नहीं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लाइकोलेट, नहीं। 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ PGA एंड फोस्फोग्लाइकोलेट, सही बात है। एक बनता है अपना PGA यानी 3 फोस्फोग्लिसरेट और एक बनता है फोस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस इन C3 एंड C4 प्लांट ऑन एलिवेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 अंडर लाइट सैचुरेटेड कंडीशन? यानी वहां पर लाइट इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर, लाइट भरपूर हमने दोनों को दे दी है और कहा है कि जब हम CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो किस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, C3 पर या C4 पर? देखो आपको पता है ना, C4 और C3 दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? C4 के पास जो रुबिस्को है वो ऑलरेडी CO2 से घिरा रहता है ना। C4 पाथवे में क्या था, जो अपना रुबिस्को होता है वो ऑलरेडी उसके पास CO2 बहुत सारा होता है, जबकि C3 के प्लांट का जो रुबिस्को है उसको हमेशा कमी रहती है, क्योंकि उसके पास CO2 कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि ये रुबिस्को CO2 कम क्यों रहती है? क्योंकि उसके पास जो है मैकेनिज्म नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन होता रहता है, रेस्पिरेशन होता है जिससे CO2 को बाहर फेंक दिया जाता है, इससे रुबिस्को के पास कमी होती है। तो अगर जिसके पास कमी है वही रिस्पॉन्स दिखाएगा। मानो 2 बंदे हैं, दोनों में से एक के पास वो भरपूर है, दूसरे के पास नहीं है, और अगर आप उस चीज को दे रहे हैं तो जिसके पास वो नहीं है वो रिस्पॉन्स करेगा। तो C3 प्लांट पर इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट नहीं। इंक्रीज इन C3 प्लांट, अनअफेक्टेड इन C4 प्लांट, सही बात है। अगर आप CO2 बढ़ा रहे हैं तो C3 प्लांट पर इफेक्ट पड़ेगा, जबकि C4 अनअफेक्टेड रहेगा,
क्योंकि उसका पहले ही CO2 का सैचुरेशन हो जाता है ना, समझते हो उस बात को? ठीक, आगे देखो, एटमॉस्फेरिक CO2 contain the naturally occurring stable carbon isotope 12 and 13 in the proportion of 98.9% and 1.1% respectively. Following are some of the statement regarding CO2 assimilation. तो आप बताइए, हमने पढ़ा था कि जो रुबिस्को होता है वो काफी अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि कौन 13 कौन 12, और वो ज्यादातर 12वें कार्बन को लेता है, जबकि अपना जो पैप कार्बोक्सिलेज है वो उतना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, तो उसके पास वैसे तो रहेगा 12 ही ज्यादा, क्योंकि जब 12 इन्वायरमेंट में ही ज्यादा है तो उसके पास ऑफ कोर्स 12 रहेगा, बट उसके पास 13 अगर आ गया तो वो 13 को भी इनकॉर्पोरेट कर लेता है, क्योंकि उसे डिफरेंशिएट नहीं करना आता है ना। तो देखो, बोथ C3 एंड C4 प्लांट एसिमिलेट लेस 13 कार्बन एज कंपेयर टू 12। सही बात है, दोनों ही C3 C4 दोनों प्लांट 13 वाले CO2 को कम एसिमिलेट करेंगे, क्योंकि वो कम है, इन्वायरमेंट में केवल 1.1% है, तो उनके अंदर भी कम ही देखने को मिलेगा। दोनों 12 को कम एसिमिलेट करते हैं नहीं, C3 plant assimilate less 13 CO2 than 12 CO2 as compared to 14 plant। सही बात है, जो C3 plant है उसमें 13 वाला CO2 कम एसिमिलेट होता है as compared to 12 as compared to C4 plant। ये बात सही है। C4 plant assimilate less 13 CO2, नहीं ये गलत है। C4 plant अगर बात आ रही है एसिमिलेशन पर, तो C3 के कंपैरिजन में ये थोड़ा 13 CO2 भी ले लेते हैं, तो ये गलत है। A और C सही है, यानी आपका सही आंसर B होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, गुड, ओके, चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, और आपको सही स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट। चलो ठीक है, मैं पढ़ देती हूं, बताओगे आप लोग। विद एलिवेटेड CO2 लेवल C3 प्लांट आर मच मोर रिस्पॉन्सिव देन C4 प्लांट अंडर वेल वाटर्ड कंडीशन। यानी पानी यहां पर आपने जितना चाहिए उतना दे रखा है और फिर आपने CO2 को बढ़ा दिया है, तो C3 प्लांट ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे एज कंपेयर टू C4। बताइए सही है या गलत है? केवल ए स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, जो बात अभी हमने पढ़ी ये सही है या गलत है? सही बात है ना, बिल्कुल अभी पढ़ के भी आए हैं। C3 प्लांट पर हमेशा कमी रहती है CO2 की, तो जब आप CO2 को बढ़ाएंगे तो वो रिस्पॉन्स करेगा। C4 के पास कोई कमी नहीं है, तो आप CO2 को बढ़ाएंगे तो उस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। सही है ना, गुड, ठीक है। बी को देखते हैं। इन C3 प्लांट इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर CO2 पार्शियल प्रेशर कैन स्टिमुलेट फोटोसिंथेसिस ओनली ओवर अ नैरो रेंज। मतलब अगर C3 प्लांट में आप सेल के अंदर CO2 का लेवल बढ़ा रहे हैं, उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो कैन स्टिमुलेट फोटोसिंथेसिस ओनली ओवर अ नैरो रेंज। मतलब बहुत कम ही जो PS है वो बढ़ेगा उसके अंदर। फिर वही बात आ गई है, C3 प्लांट के पास भाई CO2 की कमी होती है। अगर आप CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, देखो ये वर्ड आया ना पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है CO2 को ही इंक्रीज करना, थोड़ा घुमा कर दे दिया है। अब कोई भी गैस है अपने आसपास, अगर आप गैस का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ेगा तभी, है ना। अगर आसपास अगर गैस बढ़ा देंगे आप, तभी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां डायरेक्ट ये ना दे करके कि हमने CO2 बढ़ा दी है, आपको कह दिया कि CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया है। तो अगर C3 प्लांट में आप CO2 का सेल के अंदर ही
ये पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत छोटी रेंज में ही स्टिमुलेट होगा, ये बात गलत है। तो अगर आप सेल के अंदर ही CO2 बढ़ा रहे हैं तो रुबिस्को को लगातार CO2 मिलेगी, वो खूब अच्छा खासा पीएस करेगा, ना कि नैरो रेंज तक। तो बी तो होना चाहिए भाई, गलत है ना। सी पढ़ते हैं। इन C4 प्लांट CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट इज नियरली जीरो। C4 प्लांट में जो CO2 का कंपनसेशन पॉइंट है वो बिल्कुल जीरो होता है। हमने पढ़ा है कि 0 से लेकर के 100 ppm तक हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, क्या होता है कंपनसेशन पॉइंट? कि फोटो रेस्पिरेशन से जो CO2 बाहर निकली है उसे कंपनसेट करने के लिए फिर से CO2 लेनी पड़ती है, इसे बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। अब C4 प्लांट के अंदर अगर कोई CO2 बाहर गई ही नहीं है फालतू में, तो उसको अंदर भी नहीं लेना पड़ेगा, मतलब कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि C4 ने क्या किया है, उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाता है, यानी एक भी CO2 फालतू में बाहर नहीं जाएगी। अब वो बाहर फालतू में नहीं गई है तो कंपनसेट क्यों करेंगे फिर? हमें तो नहीं करना कंपनसेट, हमने कोई गलती ही नहीं की है तो हम कंपनसेट भी नहीं करेंगे। C4 इसीलिए उनका जो कंपनसेशन पॉइंट है वो 0 से 100 ppm तक हो सकता है। तो सी बात तो सही है, और सी बात अगर सही है तो ए और सी आपका सही है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, है ना, है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो ठीक है, गुड। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिडक्शन फेज ऑफ द कैल्विन बेंसल साइकिल। C3 साइकिल में जो रिडक्शन फेज होता है उसमें से कौन सी रिएक्शन होती है? याद है ना आपको रिडक्शन में क्या होता है? बताओ बताओ, रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में 3-फॉस्फोग्लिसरेट पहले कन्वर्ट होता है किसमें? उसके थर्ड पर तो फॉस्फेट लगा होता है, 1 पर भी लग जाता है, तो वो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, और फिर वो कन्वर्ट होता है ट्रायोज फॉस्फेट में, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। चलो देखते हैं, राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट टू दिस, नहीं, ये तो कार्बोक्सिलेशन है। 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यस। आपने भी बी बताया क्या? चलो ठीक है, गुड। अच्छा, ये तो हुआ कार्बोक्सिलेशन में, है ना, कार्बोक्सिलेशन में। जरा थर्ड देखकर बताएं, थर्ड बताइए ये कौन सा पार्ट है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट, ये किसमें हुआ था बताओ? ये किसमें हुआ था थर्ड वाला? ये तो हमने पढ़ा था रीजेनरेशन में। तो ये दोनों स्टेप किसमें है हमारे? रीजेनरेशन में, ठीक है। तो आंसर तो है अपना बी। चलो गुड। द क्वांटम यील्ड ऑफ photosynthetic carbon fixation in a C3 plant and C4 plant is studies as a function of leaf temperature. Following are some statement based on this study. तो किसके बिहाफ पर? देखो मैंने आपको बताया था ना कि क्वांटम यील्ड हम अलग अलग बिहाफ पर निकाल सकते हैं। क्वांटम यील्ड हम ऑक्सीजन के बिहाफ पर निकाल सकते हैं, यहाँ आपको दिया गया है लीफ टेम्परेचर के बिहाफ पर, लीफ के टेम्परेचर के बिहाफ पर क्वांटम यील्ड आप फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वांटम यील्ड क्या था याद है ना? आपने कितने फोटोन दिए हैं और कितना आउटपुट आपको वहां से मिल रहा है, कितने फोटोन की आपने एनर्जी दी है और कितना आउटपुट आपको मिल रहा है। तो एट लोअर टेम्परेचर द क्वांटम यील्ड ऑफ C3 प्लांट इज लोअर देन C4 प्लांट, ठीक है। मतलब जो लोअर टेम्परेचर है तो C3 प्लांट का जो क्वांटम यील्ड है वो C4 से कम हो जाता है, ये बात तो गलत है, क्योंकि हमें पता है, देखो C3 प्लांट में भी रुबिस्को काम करता है और C4 में भी रुबिस्को काम करता है। बस फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क ये आ जाता है कि C3 प्लांट में जो रुबिस्को है
वो CO2 जब नहीं होती है, आसपास ऑक्सीजन होता है, तो वो उससे भी रिएक्ट कर लेता है, बस फर्क इतना है। लेकिन वो कब था? जब हाई टेम्परेचर होता है। लेकिन यदि लो टेम्परेचर है तो C3 प्लांट का क्वांटम यील्ड भी कम नहीं होगा, वो C4 के बराबर ही होगा, क्योंकि काम तो दोनों में रुबिस्को ही कर रहा है ना। तो अगर आप लोअर टेम्परेचर कर रहे हैं तो C3 प्लांट में क्वांटम यील्ड लोअर नहीं होगी, वो कैसी रहेगी? C4 के बराबर ही हो सकती है। तो ए स्टेटमेंट तो भाई गलत होना चाहिए, है ना? गलत होना चाहिए ना। चलो आगे पढ़ते हैं। इन C4 प्लांट क्वांटम यील्ड डज नॉट शो टेम्परेचर डिपेंडेंसी। C4 प्लांट में जो क्वांटम यील्ड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती ही नहीं है। हाँ, हम मान सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि इसमें भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का काम आता है कि इतना टेम्परेचर है तो अच्छे से काम कर रहा है। बट फिर भी अगर हम टेम्परेचर को रिलेट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन से, तो उस बिहाफ पर तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। चलो देखते हैं आगे। सिंस द फोटो रेस्पिरेशन इज लो इन C4 प्लांट बिकॉज ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, क्वांटम यील्ड इज नॉट अफेक्टेड। यही बात कह दी गई है, क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होता है, तो क्योंकि वहां पर CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म है, तो क्वांटम यील्ड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एट हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्वांटम यील्ड ऑफ C3 प्लांट इज लोअर देन C4 प्लांट। ये बात सही है। अगर आप टेम्परेचर हाई कर दे रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर हाई कर दे रहे हैं तो जो क्वांटम यील्ड है C3 प्लांट की वो कम हो जाती है। तो डी सही है, बी सही है, सी सही है, BCD इज द राइट आंसर। केवल ए ऑप्शन आपका गलत था, ठीक है। हाँ, तो BCD इज द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल इन ग्रीन लीव्स, net production of one molecule of glyceraldehyde 3-phosphate require one of the following combination of energy equivalent। यदि आप C3 साइकिल कर रहे हैं, जिसको कार्बन रिडक्शन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? कार्बन को रिड्यूस करते हैं, CO2 को, तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी। और देखना क्या पूछा है, प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ 3-ग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट। तो आपने 3 कार्बन का कंपाउंड बनाया है, यानी आपने 3 CO2 लिए होंगे, है ना। आपने क्या लिए होंगे? 3 CO2। और हमें पता है कि 1 CO2 को फिक्स करने के लिए कितना था? 1 CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP लगती है और 2 लगते हैं NADPH। तो इस हिसाब से 3 CO2 के लिए कितना लगेगा? 3 तिया 9, 9 ATP और 3 दूनी 6, 6 NADPH। तो 9 ATP and 9 ATP and 6 NADPH। D is the right answer। ओके, चलो गुड। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें और मुझे बताएं। ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, मुझे बताएंगे। ट्राई करो एक बार। निकल भी गया, गुड। चलो देखें क्या आंसर है। द रेशियो ऑफ वाटर लॉस टू CO2 अपटेक, यानी CO2 को अपटेक करने में पानी का जो लॉस हुआ है वो कैम प्लांट में हाइयर होता है। बिल्कुल भी नहीं। कैम प्लांट ने एक बढ़िया तरीका ढूंढा है। वो रात में अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं, रात में बहुत कम पानी का लॉस होगा और ज्यादातर CO2 आ जाएगी। तो ये चीज कैम में तो बिल्कुल ही कम है एज कंपेयर टू C3 C4। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा।
the rate of photosynthesis attain maximum rate at lower intracellular CO2 partial pressure in the C4 plant than in the C3 plant. तो जो रेट है, मानो अगर आप क्या कर रहे हैं, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अटेन मैक्सिमम रेट एट लोअर इंट्रासेलुलर CO2 पार्शियल प्रेशर इन C4 प्लांट देन इन C3 प्लांट. हाँ सही बात है, इसमें लिखा ये है बेसिकली कि अगर आप सेल के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम करते हैं एट लोअर, मतलब कम है, तो भी अपना जो C4 है वो जल्दी मैक्सिमम रेट को अटेन कर लेगा एज कंपेयर टू C3 प्लांट. बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो रुबिस्को है वो O2 से तो रिएक्ट कर ही नहीं पाता है, तो जितना भी CO2 हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो केवल CO2 को लेगा और PS करेगा, यानी फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं. बट C3 प्लांट में क्या है कि मानो अगर उसके पास ऑलरेडी CO2 कम है और कुछ उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन भी होता है, तो उसकी CO2 वैसे ही बाहर निकल जाती है, तो इसमें कम होगा एज कंपेयर टू C4. तो बी स्टेटमेंट सही है. द कंपनसेशन पॉइंट C3 प्लांट का हमेशा कम होता है C4 से, बिल्कुल भी नहीं. C4 का कम होता है C3 से, तो C गलत है. प्लांट विद C4 मेटाबॉलिज्म नीड लेस रुबिस्को देन C3 प्लांट टू अचीव अ गिवन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सही बात है, क्योंकि हमें पता है C4 प्लांट जो होते हैं उनके रुबिस्को को O2 तो मिलता नहीं है, तो उनके लेस रुबिस्को की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू C3, क्योंकि C3 प्लांट ज्यादा रुबिस्को हायर करेगा ताकि थोड़ी भी अगर CO2 है वो फटाफट यूज कर ली जाए. बट C4 को तो पता है कि मेरे पास जो रुबिस्को है वो एफिशिएंटली काम करेगा, ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि वो O2 से रिएक्ट कर लेगा, तो उसमें लेस रुबिस्को भी चल जाते हैं एज कंपेयर टू C3. तो डी सही है और बी सही है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट. डन एवरीवन, यही किया तुम लोगों ने, गुड, बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं, चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. फॉलोइंग सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CO2 एसिमिलेशन इन हायर प्लांट. CO2 का जो एसिमिलेशन होता है हायर प्लांट में, उसके रिगार्ड में क्वेश्चन आया हुआ है. चलो मैं पढ़ देती हूँ, आप लोगों से पूछ लूंगी. फर्स्ट में लिखा है द एक्शन ऑफ एल्डोलेज एंजाइम ड्यूरिंग C3 साइकिल reduce fructose 1,6-bisphosphate. फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate, सही बात है क्या? एल्डोलेज एंजाइम ही तो बनाता है इसको. एल्डोलेज एंजाइम ने क्या किया था, इस एंजाइम ने 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इन दोनों को जोड़ करके फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate बनाता है. कौन? एल्डोलेज. तो ये बात तो सही होनी चाहिए, है ना? करेक्ट है, चलो गुड, बढ़िया. चलो बी के बारे में बताना. कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन टू सेरीन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग C2 ऑक्सीडेशन फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल. ग्लाइसिन से जो सेरीन बना था वो तीनों में से कहां बना था? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? कहां हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन को कन्वर्ट कर दिया गया था सेरीन में. सही बात है, ठीक है. सी बताएंगे. ड्यूरिंग C4 कार्बन साइकिल NAD मैलिक एंजाइम रिलीज द CO2 फ्रॉम द 4 कार्बन एसिड मैलेट yield a 3 कार्बन एसिड पायरुवेट. क्या ऐसे ही हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही हुआ था ना. देखो हमने पढ़ा था कि जब अपना मैलेट आता है, इस मैलेट को कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में. पायरुवेट 3 कार्बन का है, मैलेट जो है 4 कार्बन का. एक कार्बन कहां गया? CO2 की फॉर्म में निकाल के कैल्विन साइकिल में कर दिया. और ये काम किसने किया था? ये काम आपका मैलिक एंजाइम ने किया था. मैलिक एंजाइम ये करता है, तो सही बात है, ये तो सही बात है ना. हाँ, मैलिक एसिड ड्यूरिंग कैम इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग डार्क एंड रिलीज बैक टू साइटोसोल ड्यूरिंग डे.
हाँ बात तो सही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, किसमें स्टोर हुआ था, किसमें स्टोर हुआ था, बताएंगे सभी। हाँ आंसर तो ठीक है, निकल गया, हमारा ए है। बताएंगे किसमें स्टोर हुआ था। रात के समय जो CO2 फिक्स की गई है वो किसमें स्टोर हुई थी, क्लोरोप्लास्ट में या वैक्यूल में, क्लोरोप्लास्ट या वैक्यूल, वैक्यूल में हुई थी। ठीक है, तो डी इसलिए गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया ना आकर के वैक्यूल आएगा। ठीक है, चलो। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल स्टडीज 12 CO2 and 13 CO2 आर यूज्ड। किस चीज को पढ़ने के लिए, किस इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम 12 वाला CO2 और 13 वाला CO2 यूज करते हैं, क्या करने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन सा प्लांट C3 है और कौन C4 है ना। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं, रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन नहीं, C3 एंड कैम पाथवे नहीं, C3 एंड C4 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, है ना। गुड, आगे देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। द C4 कार्बन साइकिल इज अ CO2 concentrating mechanism evolved to reduce the photorespiration. The following are stated as important feature of the C4 pathway. हाँ, the leaves of C4 plant have cranch anatomy that distinguish mesophyll and bundle sheath cell. बताए सही है गलत है। C4 प्लांट में हमने पढ़ा था ना कि उसकी जो पत्तियां होती हैं उनके पास क्रेंज एनाटमी होती है ना, मतलब मेसोफिल सेल होते हैं और बंडल शीट सेल होते हैं। यही कारण है कि वो CO2 को कंसंट्रेट कर पाता है रुबिस्को के पास। ये बात तो सही होनी चाहिए, सही है, गुड। सेकंड देखो, इन द पेरिफेरल मेसोफिल सेल एटमॉस्फेरिक CO2 इज फिक्स्ड बाय फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि हमें एक 4 कार्बन का कंपाउंड देता है। बिल्कुल सही, हमने ऐसे पढ़ा था कि पेप फोस्फोइनोल पायरुवेट प्लस CO2 जो बाहर से आई है उसे कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, फिर से कन्वर्ट करते हैं मैलेट में, और फिर ये मैलेट जाता है अपने बंडल शीथ सेल में। ये काम कौन करता है, पेप कार्बोक्सिलेज। ये बात तो बिल्कुल सही है। और कहाँ होता है ये काम, ये काम होता है मेसोफिल सेल में, और ये मैलेट से CO2 का निकलकर पायरुवेट बनने वाला काम होता है बंडल शीथ सेल में। तो क्या लगता है, सही लगता है, चलो ठीक है। इन द इनर लेयर ऑफ मेसोफिल NAD मैलिक एंजाइम डिकार्बोक्सिलेट 4 कार्बन एसिड एंड रिलीज CO2। सही बात है, लेकिन ये मेसोफिल में नहीं बंडल शीथ सेल में होता है। मेसोफिल केवल पेरिफेरी पर होते हैं, सेंटर में अपने बंडल शीथ सेल है, और ये जितना भी काम बताया गया है ये बंडल शीथ सेल में होता है, ना कि मेसोफिल में। तो सी गलत हो गया ना। CO2 is again refixed through the Calvin cycle in the bundle sheath cell, सही बात है। तो ABD यानी C इज द राइट आंसर। गुड, आप लोगों ने भी C बताया है, ठीक है, होशियार होते जा रहे हो तुम मेरे साथ रह के। संगति का असर तो पड़ता है ना, तो जितनी मैं होशियार हूं ना इतने तुम भी होते जा रहे हो। चलो बताओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। द CO2 compensation point for C3 plant is greater than C4 plant, क्योंकि C3 प्लांट बताएं। हाँ, जो CO2 का कंपनसेशन पॉइंट है C3 प्लांट के लिए हमें पता है वो ज्यादा होता है, लेकिन क्यों होता है ज्यादा ये नहीं बताया तुम लोगों ने। क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि उसमें फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा है। देखो कंपनसेट हम कब करेंगे, जब हमारा लॉस हुआ हो तभी तो हम कंपनसेट करेंगे। तो C3 प्लांट का कंपनसेशन पॉइंट ज्यादा होता है C4 से, क्योंकि वहां पर लॉस ज्यादा होता है, और लॉस कौन करता है, फोटो रेस्पिरेशन। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िए और बताएं।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस। पढ़ोगे तुम खुद या मैं पढ़ूं? चलो पढ़कर बताएं। पढ़िए। चलो मैं पढ़ के पूछ लेती हूँ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। Conversion of 3-phosphoglycerate into glyceraldehyde 3-phosphate is a reduction process which utilize ATP as well as NADH in Calvin cycle. बताएंगे सही है या गलत? केवल ए स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, राइट और रॉन्ग। देखते हैं किसने ध्यान से सुना या पढ़ा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही या गलत? फटाफट बोलेंगे सही या गलत। स्मृति ने कहा गलत, कोमल ने भी गलत, गुड। और रिमशा की क्या राय है? रितु क्या कहना चाहेगी? सलोनी ने भी गलत कहा। अच्छा, गुड। मतलब आपने पकड़ ली बात, है ना। यहाँ पर NADH नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? NADPH होना चाहिए। तो ए स्टेटमेंट तो हम कर रहे हैं गलत। हमसे पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे आंसर में ए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगर ए नहीं होना चाहिए तो मैं दोनों को कट कर सकती हूँ, दो बचे हैं, दोनों में डी दिया है, यानी डी तो सही है। बी और सी में बताना है। चलो ठीक है, बी पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ राइबोलोज 5-phosphate to ribulose 1,5-bisphosphate utilize 1/3 of the total ATP requirement of carbon fixation in Calvin cycle. सही या गलत? सही या गलत? बी के बारे में बताएंगे, सही है या गलत है? अच्छा, नहीं मैं आंसर नहीं पूछ रही हूँ, बी के बारे में बताओ जो मैंने पढ़ा अभी, सही है गलत है? सही है ना, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये है क्या बेसिकली? ये है रीजनरेशन। ये क्या है? रीजनरेशन है। और हमें पता है कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमें 3 ATP चाहिए होती है। 3 में से एक ATP, यानी आप लिख सकते हैं 1/3, वो कहां जाती है? रीजनरेशन में जाती है ना। और 2/3 जो है, 2/3 हो जाती है रिडक्शन में। तो बात तो सही कह रहा है, ये गलत तो कुछ नहीं है ना। बी सही है। चलो ठीक है। सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड यूज यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। सुक्रोज जो है वो कहां बनती है? क्लोरोप्लास्ट के बाहर, और यूडीपी को यूज करती है। चलो ठीक है, देखते हैं। स्टार्च इज अ ग्लूकोज पॉलीमर जो सिंथेसाइज होता है क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में, और यूज करता है एटीपी को। तो ये बात सही है। अच्छा, सी क्यों गलत है? सी में चीजें स्पेसिफाई नहीं की हैं, कहा है कि आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट। अब आउटसाइड तो कुछ भी हो सकता है। आउटसाइड तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, न्यूक्लियस भी हो सकता है, ER भी हो सकता है, वैक्यूल भी हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं किया। जबकि हमें पता है कि सुक्रोज बनता है साइटोसोल में। अगर यहाँ आउटसाइड ना देकर के साइटोसोल दे देता तो सी स्टेटमेंट सही हो जाना था, बट सी गलत हो गया है इसी वजह से। तो अपना बी और डी, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़े। Which one of the following metabolite formed during Calvin-Benzel cycle in chloroplast is involved in starch biosynthesis and can also be transported to cytosol? मतलब C3 साइकिल में ऐसा मेटाबोलाइट बना है जो कि स्टार्च भी बना सकता है और साइटोसोल में भी जा सकता है। क्या लगता है क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? बताओ। हाँ, मैंने आपको अभी बताया था ना सुबह ही, सुबह कह स्टार्टिंग में ही बताया था ना
कि ट्रायोस फॉस्फेट इज मोर एप्रोप्रिएट टू से कि C3 साइकिल में जो बनता है वो क्या है एज कंपेयर टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो गुड, आगे देखो। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग C2, C3, C4 एंड कैम कार्बन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। चारों के बारे में एक एक स्टेटमेंट दे दी गई है और पूछा है कि बताइए क्या करेक्ट होगा। चलो मैं पढ़ दे रही हूं, आपसे पूछती हूं, आप बताना। फर्स्ट में लिखा है इन C3 साइकिल 1 molecule of 3-phosphoglycerate form during carboxylation phase is utilized for the biosynthesis of sugar, fatty acids and amino acids. C3 साइकिल में एक मॉलिक्यूल ऑफ 3-phosphoglycerate फॉर्म होता है कार्बोक्सिलेशन के दौरान और वो फिर यूज किया जाता है बाकी चीजों में। सही है या गलत है, बताएंगे। सही बात है या गलत बात है? गलत है ना, ये सही है, बोलो फटाफट। एक ही आंसर आया है, हाँ वेरी गुड। अगर हम, हालांकि वैसे यहाँ नहीं बताया है कि कितने CO2 फिक्स कर रहे हैं, बट फिर भी अगर नहीं बताया है तो बाय डिफॉल्ट हम 1 मान के चलते हैं कि 1 CO2 की बात हो रही है। तो 1 CO2 और 5 कार्बन हमारे पास RUBP के हैं, तो मिलाकर के 6 कार्बन हो गए। और 6 कार्बन का जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो हमें क्या मिलते हैं? 6 कार्बन के कार्बोक्सिलेशन होने पर हमें क्या मिलता है? 2 मोल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ना कि 1 मोल। तो ये गलत हो जाएगा, ए क्या है? गलत है। ए अगर गलत है तो हमारे आंसर में अगेन ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बी दोनों में दिया है यानी बी तो सही है। सी डी देखते हैं, लेकिन पहले एक बार बी और देखते हैं। ड्यूरिंग C2 साइकिल ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट होता है प्रोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लिसरेट ट्रांसपोर्ट होता है प्रोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट। सही बात है, बिल्कुल ऐसे पढ़ा है हमने। जब हम आ रहे होते हैं तो ग्लाइसिन बनता है प्रोक्सिसोम में, हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हम घूम के वापस आ रहे होते हैं तो जो अपना सेकेंड वाला कंपार्टमेंट है दैट इज प्रोक्सिसोम, इसमें बनता है अपना ग्लिसरेट, फिर वो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, वो बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट और फिर उसे C3 साइकिल में हम भेज देते हैं, है ना। तो ये बात तो सही है। The concentration of CO2 in bundle sheath of C4 plant is several fold lower than the external atmosphere। यानी बंडल शीथ सेल में CO2 बेहद कम होते हैं अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से। ये बात सही है या गलत है? गलत है ना, गलत है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में तो अपना रुबिस्को घिरा रहता है CO2 से, बहुत सारी CO2 होती है वहां बंडल शीथ सेल में, तो गलत हो जाएगा। जो कैम प्लांट के स्टोमेटा हैं वो रात में खुलते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं। सही बात। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, है ना, डी। चलो बढ़िया है, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कैल्विन बेंसेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 3 फेज, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कौन कौन सी बात सही है? चलिए पढ़ दे रही हूं आप लोगों के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या थे? ATP, NADPH, वो यूज किए जाते हैं कार्बोक्सिलेशन फेज में। सही है गलत है, बताओ। लाइट रिएक्शन में जो ATP, NADPH बने हैं वो कार्बोक्सिलेशन में यूज किए जाते हैं। क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा? हमने कुछ ऐसा पढ़ा क्या? मैंने तो नहीं पढ़ाया, मैंने तो ये पढ़ाया है कि ATP, NADPH जो बने हैं लाइट रिएक्शन में वो यूज होते हैं रिडक्शन में, और ATP यूज होती है आपके रीजनरेशन में। कार्बोक्सिलेशन में कुछ नहीं यूज होता लाइट रिएक्शन का, तो ए तो हो गया गलत। अच्छा, बी में लिखा है 6 molecule of 3-phosphoglycerate is converted into 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate in the reduction phase। आपको एक रैंडम नंबर दिया है कि रिडक्शन फेज हुआ
और हमने 6 मॉलिक्यूल दिए थे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, तो क्या रिडक्शन होने के बाद हमें 6 ही मॉलिक्यूल मिलेंगे 3PgL के? सही है या गलत है, बोलो। सही बात है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि रिडक्शन में कोई कार्बन का नंबर घटता बढ़ता नहीं है। जितने मॉलिक्यूल आपने 3PGA के लिए हैं उतने ही मॉलिक्यूल आपको 3PGAL के मिल जाते हैं आफ्टर रिडक्शन फेज, तो ये बात सही है। The action of aldolase enzyme for the production of fructose 1,6-bisphosphate take place in the reduction, नहीं, रीजेनरेशन में होता है। ये काम कब होता है? रीजेनरेशन में, जिसमें हमारा एल्डोलेज एंजाइम एक उठाता है 3PGL, एक उठाता है डाइहेप, दोनों को मिलाकर के फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बना देता है। दिस इज द पार्ट ऑफ रीजेनरेशन, ना कि रिडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ 7 कार्बन कंपाउंड सैडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट रीजेनरेशन में होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 7 कार्बन का जो कंपाउंड बना है वो किस किस को जोड़कर बना है और किसने बनाया है? बताओ, चलो एक क्वेश्चन नया। रीजेनरेशन में आपने जो बनाया है 7 कार्बन का कंपाउंड, किसको जोड़कर और किसने बनाया था? ट्रांसकीटोलेज ने, ट्रांसकीटोलेज। अच्छा, किसको कनेक्ट किया था? किस किस को कनेक्ट किया था? हाँ देखो, किसको कनेक्ट किया था? इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट प्लस प्लस क्या था, बोलो, बताओ फटाफट। पक्का? डाइहेप था या फिर 3PGA था? 3PGL? पक्का डाइहेप था? पक्का? देखो तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो, PGA तो नहीं है रिमशा, या तो वो PGAL है ना, या डाइहेप है। क्या था? चलो मैं ना इसको पेंडिंग रख रही हूँ क्योंकि मुझे खुद कंफर्म नहीं है, या तो डाइहेप था या कुछ था। तो ये 4 कार्बन का ये था और 3 कार्बन का ये था, मिलाकर के हमारे 7 कार्बन का कंपाउंड हो गया था। चलो अभी देखती हूँ मैं इसको, बाकी जब तक ना तुम आगे वाला क्वेश्चन करो। ये अपना सही है, BOD सही है, यानी बी इज द राइट आंसर। चलो एक क्वेश्चन बताओ मुझे, तब तक मैं इसको ढूंढती हूँ कि डाइहेप था या PGAL था। अच्छा, ट्रांसकीटोलेज है तो फिर तो कीटोन वाली शुगर को भगाएगा, तो कीटोन शुगर तो अपनी डाइहेप ही है। चलो मैं चेक करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ तब तक आप। ट्रांसकीटोलेज है फिर तो, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। बता दिए हो? डी, फोटोकेमिकल जनरेटेड ATP कंज्यूम इन वन ऑफ द फॉलोइंग फेज रिडक्शन रीजन, ठीक है बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर।
अच्छा जी, डाई हैप होता है, डाई हैप है इथरोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन कंपाउंड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी डाई हैप। तो यहाँ डाई हैप आएगा, डाई हैप। और फिर ये काम कौन करेगा? अगर कीटोस शुगर आई है तो ये काम करेगा ट्रांस कीटोलेज या एल्डोलेज। ठीक है, जोड़ने का काम किया ट्रांस एल्डोलेज ने, बाकी डाई हैप ही आएगा। चलो ठीक है, हाँ डाई हैप, डाई हैप है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रुबिस्को, द प्रीडोमिनेंट प्रोटीन इन प्लांट लीव दैट कैटलाइज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ कैल्विन बेंसल साइकिल, यानी C3 साइकिल के बारे में पूछा है, और पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो पढ़ो एक बार, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ड्यूरिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, O2 is used as substrate to produce 3 carbon molecule 3 phosphoglycerate and 2 carbon molecule 2 phosphoglycolate। तो सही है, जब रुबिस्को बिहेव करता है एज अ ऑक्सीजनेज की तरह तो वो क्या बनाता है? एक 3 कार्बन का कंपाउंड 3 फोस्फोग्लिसरेट और एक 2 कार्बन का कंपाउंड फोस्फोग्लाइकोलेट। बात तो सही होनी चाहिए, है ना? ए सही है, ठीक है, गुड, ए इज द राइट। बी में क्या लिखा है? इन रेड एंड ब्राउन एल्गी द लार्ज सब यूनिट ऑफ रुबिस्को इज लोकलाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट while the small subunit is localized in the nucleus। देखो हमने ये पढ़ा था कि अपना जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जो लार्ज सब यूनिट है वो बनाता है क्लोरोप्लास्ट और जो स्मॉलर है वो बनाते हैं आपके न्यूक्लियस। बट जो रेड और ब्राउन एल्गी है उनमें थोड़ा सा अलग है, ये पॉइंट आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे जरूर कि एल्गी के अंदर जो रेड और ब्राउन है खासकर उनमें चाहे लार्ज हो चाहे आपकी स्मॉल हो, वो किससे इनकोड होंगी? क्लोरोप्लास्ट से इनकोड होती है, इसीलिए बी स्टेटमेंट आपका गलत है। हाँ, अगर यही बात हायर प्लांट के बारे में बताई जाए, हायर प्लांट के, तो ये सही है, हायर प्लांट के केस में ये बात सही है, लेकिन एल्गी के केस में ये बात गलत है। ठीक है, द बाउंड शुगर फॉस्फेट इन रुबिस्को आर स्पेसिफिकली रिमूव बाय एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम रुबिस्को एक्टिवेज। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है कि रुबिस्को एक्टिवेज एक ऐसा एंजाइम है जो अपना काम करता है एटीपी पर डिपेंड होकर के। और क्या काम करता है? जब तक रुबिस्को एक्टिव नहीं हुआ है, अगर कोई शुगर फॉस्फेट उस पर बाइंड कर गई है तो उसे हटाने का काम करता है अपना एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम रुबिस्को एक्टिवेज। तो सही बात है ना? सही है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ रुबिस्को कैटलाइज कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन रिएक्शन इन द 5 स्टेप। जो एक्टिव फॉर्म है रुबिस्को कैटलाइज करता है जो कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन, ये 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब ये स्टेटमेंट मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि 5 स्टेप किस बिहाफ पर कहे हैं, 5 स्टेप ये किस बिहाफ पर कहे हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो बी तो अपना गलत है, फिर तो बचता है ए और सी सही है, तो उसका तो डी ही आता है। यानी ये स्टेटमेंट सही दिया गया है, एक जर्नलाइज स्टेटमेंट कर दी है, जर्नलाइज कि 5 स्टेप में जो है कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी किस बिहाफ पर बोला है मुझे थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाया है, आप लोगों को समझ आया तो बताओ मुझे, आपसे कनेक्ट हुई है ये बात तो मुझे बताएंगे। चलो बताओ, पता है तो? नहीं पता, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएं
क्योंकि अपना बी तो गलत है, बी गलत है तो ये तीनों गलत हो गए हैं, तो आपका बचा है ए सी डी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप देखना इसके बारे में एक बार, पता लगे तो मुझे बताना। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया है आपका, अगेन पढ़कर बताएंगे। पढ़िए, बताइए क्या आंसर हो सकता है। बोलो। अगर हम रेड और ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं, अभी तो बता के आई थी, गलत क्यों कर रहे हो, अभी बताया था मैंने। अगर हायर प्लांट्स की बात करते हैं, मैं यहीं पर लिख देती हूं, आपको मिल जाएगा नोट्स में। अगर हम हायर प्लांट की बात करते हैं, हायर प्लांट में लार्जर सब यूनिट फॉर्म बाय क्लोरोप्लास्ट जीन और स्मॉल सब यूनिट फॉर्म बाय न्यूक्लियर जीन, जबकि रेड एंड ब्राउन एल्गी के अंदर लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट बोथ फॉर्म बाय क्लोरोप्लास्ट जीन। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट जीन है तो देखो, बोथ लार्ज स्मॉल सब यूनिट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, डन। नहीं, एल्गी में पूछा है ना, एल्गी में पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तुम। हाँ ठीक है जी, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द एक्शन ऑफ सुक्रोज फोस्फेट सिंथेज एंजाइम। सुक्रोज फोस्फेट सिंथेज के बारे में क्या बात सही दी गई है, पढ़कर बताएंगे। सुक्रोज फोस्फेट सिंथेज, बोलो। ए सही है। देखो, इस एंजाइम ने क्या किया था, यूडीपी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 6 फोस्फेट लेकर के बनाता है सुक्रोज फोस्फेट बनाता है, और फिर हम लेके आते हैं फोस्फेटेज को, और ये फोस्फेटेज बनाता है फिर सुक्रोज। ठीक, तो सुक्रोज फोस्फेट सिंथेज के सबस्ट्रेट है यूडीपी ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फोस्फेट एज अ सबस्ट्रेट, सही है। यूडीपी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 6 फोस्फेट एज अ प्रोडक्ट नहीं, सुक्रोज इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट नहीं, सुक्रोज नहीं है, बल्कि क्या प्रोडक्ट है, सुक्रोज फोस्फेट इस एंजाइम का प्रोडक्ट है। सुक्रोज 6 फोस्फेट एंड यूडीपी ग्लूकोज आर द प्रोडक्ट नहीं। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A student listed following combination of enzyme and their involvement in different phase of Calvin-Benzel cycle. करेक्ट बताना है कौन कौन सा है। देखो फर्स्ट में लिखा है जो फोस्फोग्लिसरेट काइनेज है वो रिडक्शन में यूज किया जाता है, फटाफट बताएंगे बात सही है या गलत है, सही है या गलत है। फोस्फोग्लिसरेट काइनेज कहाँ यूज करते हैं, बोलो सही या गलत। सही है ना या गलत है, गुड, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। फोस्फोग्लिसरेट काइनेज
रिडक्शन फेज में यूज किया जाता है। कैसे? RuBp प्लस CO2 रुबिस्को ने बनाया क्या? रुबिस्को ने बनाया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर आया अपना कौन? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एटीपी को यूज करके उसने जो फॉस्फेट है वो लगा दिया तो बन गया था 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। फिर यहां आता है अपना कौन? फिर यहां आता है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज और ये बना देता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और ये सारे स्टेप आपके रिडक्शन में आते हैं। ये सारे स्टेप किस में आते हैं? रिडक्शन में। तो इस पार्ट की बात की गई है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज रीजनरेशन में आता है? बिल्कुल नहीं, अभी बताई हूं आपको। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो डिहाइड्रोजिनेज है वो किस में आता है? वो आपका रीजनरेशन में आता है, सॉरी रिडक्शन में आता है, ना कि रीजनरेशन में। गलत हो गया। हाँ, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज किस में आएगा? रिडक्शन फेज में। बताओ सही है या गलत है? यहां पर जो 3PGL या फिर आप बोले ट्रायोस फॉस्फेट बना है उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं डाईहैप में। किसने किया था? आइसोमेरेज। किसका पार्ट है? रीजनरेशन का पार्ट है। हाँ बिल्कुल सही, ये किसका पार्ट है? रीजनरेशन का, लेकिन इसमें लिखा है रिडक्शन तो गलत। फॉस्फोराइबुलोकाइनेज, फॉस्फोराइबुलोकाइनेज ये किस में आता है? आपका रीजनरेशन फेज में। सही बात है ना? तो ए सही है आपका, डी सही है, ए और डी ओनली, डी इज द राइट आंसर। डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है और थोड़ा सा नई इंफॉर्मेशन के साथ में है। रुबिस्को एंजाइम इज इन्वॉल्व इन बोथ रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव साइकिल, यानी C3 एंड C2 साइकिल। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। बताओ जरा, पढ़कर बताएंगे मुझे कौन सी बात सही है। बताओ बताओ सोचकर। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है? शुगर आर प्रोड्यूस्ड इन बोथ द साइकिल। शुगर आर प्रोड्यूस्ड इन बोथ द साइकिल, ऐसा तो नहीं होता है। केवल C3 साइकिल में ही शुगर बनती है। C3 साइकिल में ही जब रिडक्शन होता है तब शुगर बनती है, ना कि C2 में भी। ठीक है, हाँ तो ए तो हो गया भाई गलत। NADP एंड ATP आर यूज्ड इन बोथ द साइकिल। नहीं, ATP और NADP यूज होता है आपका किसमें? ये यूज होता है आपका C2 में, बट C3 में NADPH यूज होता है। तो डी भी गलत हो गया है ना, डी भी गलत, ए भी गलत है तो ये दोनों गलत, डी भी गलत है तो ये भी गलत। बचा हमारा बी और सी। बी और सी सही है। सी में देखो क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव साइकिल इज वन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ रिडक्टिव साइकिल। ये बात सही है। देखो कैसे, सबसे पहले RuBp प्लस CO2 को ऐड किया गया, क्या बना था? यहां बने थे हमारे 3-फॉस्फोग्लिसरेट और एक बना था 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, है ना ये।
ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट सीधा मूव कर जाता है C3 साइकिल में, और घुमा फिरा करके इसको भी तो हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, और ये भी किस में जाता है, C3 में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि C2 साइकिल का जो प्रोडक्ट आता है वो सबस्ट्रेट है हमारे C3 साइकिल का। सही है बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट सही है। फेराडॉक्सिन इज रिड्यूस्ड ओनली इन द ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल। जो फेराडॉक्सिन है वो रिड्यूस्ड होता है किसमें, ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल में। ये बात कहाँ की गई है, आपको याद होगा इस वाले फेज में हमने 3 कंपार्टमेंट यूज किए थे। एक था अपना क्लोरोप्लास्ट, एक था अपना क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है हमारा पेरोक्सिसोम, है ना, और थर्ड था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद होगा जब ग्लाइसिन से यहां सेरीन बना था तो यहां पर अमीनो ग्रुप रिलीज हुआ था अमोनियम आयन की फॉर्म में, है ना, और इसको हम लेकर के गए थे क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में हमारा यहाँ अल्फा केजी था। इस अल्फा केजी में हमने इसको जोड़ करके यहाँ ग्लूटामेट बनाया था, है ना, और ग्लूटामेट फिर वापस आया था यहाँ पर, ग्लूटामेट यहाँ पर वापस आकर के इसने ही ग्लाइसिन बनाया था। किससे, क्या था वो, ग्लाइऑक्सिलेट से, ग्लाइऑक्सिलेट से इसने ग्लाइसिन बनाया था, और ग्लाइसिन बनाने के लिए ग्लूटामेट ही यहाँ अपना अमीनो ग्रुप देता है और अल्फा केजी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ऐसी अल्फा केजी को हमने यहाँ ट्रांसफर किया था। तो ये जो प्रोसेस होती है यहाँ अल्फा केजी प्लस अमीनो ग्रुप को ऐड करने की, यहाँ पर फेराडॉक्सिन जो है रिड्यूस हो जाता है, फेराडॉक्सिन रिड्यूस होता है इस वाले केस में यहाँ पर। इसीलिए कहा गया है कि जो फेराडॉक्सिन है इज रिड्यूस्ड ओनली इन द ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल, क्योंकि हमने C3 में तो कहीं नहीं पढ़ा, FD का कोई रोल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसमें रोल आता है। तो आपको बी स्टेटमेंट भी सही करना है, और इस हिसाब से आपका आंसर जो है डी ऑप्शन हो गया है। समझ गए हो? ओके एवरीवन, चलिए जी, तो आज का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हुए हमारे खत्म। क्वेश्चन हमने कर लिए हैं प्रैक्टिस। कल हम सुबह 8 बजे वाली क्लास में शुरू करने जा रहे हैं ABCDE मॉडल। तो कुछ छोटा सा टॉपिक है, बट क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और ये जो पार्ट है ये आपका डेव बायो का भी आता है, यानी डेव बायो में भी हम इसको पढ़ते हैं और प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा पढ़ने में, और क्वेश्चन भी बेहद बढ़िया यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल सुबह 8 वाली क्लास में हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। अच्छा, आपके जो प्लांट हार्मोन है प्लस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसके पीवाईक्यूज अभी बाकी है ना, तो बताओ कब करने हैं पीवाईक्यूज, कल करें या परसों करें, बताएंगे एक बार। जब भी आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, जब भी आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तभी पीवाईक्यूज करने का फायदा है ना। तो बताओ मुझे फटाफट सोच करके कि प्लांट हार्मोन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कब तक आप पूरा कर लेंगे, किसकी प्रैक्टिस किए जाए। परसों अप्रोक्स से कितने क्वेश्चन लाए हैं, बस क्वेश्चन मुझे नहीं याद कितने हैं, क्योंकि एक स्लाइड पर, स्लाइड तो हमारी है थी 28, बट हमने देखा कि एक स्लाइड पर बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मेरे हिसाब से लगभग 50 क्वेश्चन लेके आए होंगे हम। चलो ठीक है, कर लेना, कर लेना इसको जरूर से, परसों आपका टेस्ट हो जाएगा। या अगर आप और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बता दो, जब तक नहीं पढ़ोगे पीवाईक्यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो परसों तक हो जाना चाहिए टॉपिक। परसों हम जो है कल क्या तारीख है, 14 देन 15 में हम इनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, प्लांट हार्मोन के और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के। तो मेक श्योर आप उसको कर लें।
सेंसरी फोटोबायोलॉजी भी कल नहीं, कल हमारा टारगेट है 2 टॉपिक करने का, मतलब 3 है छोटे छोटे से। एक तो ABCD मॉडल है, एक है आपका फोटो पीरियोडिज्म, एक है वर्नलाइजेशन। ये 3 टॉपिक है, कल ये 3 टॉपिक खत्म होंगे। एक क्लास में ये हो जाएगा और एक क्लास में ये दोनों हो जाएंगे। तो कल हमारा टारगेट है कि हम इन तीनों टॉपिक को डील करेंगे, ठीक है। और फिर परसों से हम सेंसरी फोटोबायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, परसों से करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो 2 दिन चाहिए तो मान लेते हैं कल का परसों का, तो 16 में कर देते हैं फिर, ठीक है। 16 अभी ठीक है जी, 16 तक तो कर लोगे। तो देखो आज की रात है आपके पास, कल का पूरा दिन है, परसों का पूरा दिन है, और फिर टेस्ट होगा इसका। चलो ठीक है, तो ये मेक श्योर करना कि जब भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 16 में, तब तक आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको भी अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट होगा कि जब आपके क्वेश्चन बनेंगे तो अच्छा महसूस होता है, ठीक है। चलो जी। हाँ तो सही बात है ना, सारा दिन तुम मेरे साथ रहते हो तो संगति का अच्छा प्रभाव पड़ता है। तुम अच्छा करने लगी हो अब, तो मेरे साथ ही रहो रात दिन, ठीक। या तो लाइव क्लास में, और लाइव नहीं है तो रिकॉर्डेड भी देखती रहो मेरी ही, तो रात दिन बस मुझे देखती रहना। चलो जी फिर ठीक है। हाँ चलो फिर क्लास को करते हैं फिनिश। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी, आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, कुछ सीखने को मिला होगा। कल से फिर शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक सुबह 8 बजे वाली क्लास में। मिलते हैं फिर सुबह 8 बजे, तब तक ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।